28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 ने हवाई के हेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। फ्लाइट होनोलुलु जा रही थी, जो 1 घंटे से भी कम दूरी पर था। मौसम सुहाना था और हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एक बड़े विस्फोट ने पूरे प्लेन को झकझोर कर रख दिया। फर्स्ट क्लास के केबिन के ऊपर की छत अचानक उड़ गई। पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू घबरा गए। क्या वो उस बड़े नीले आकाश में खींचे जाएंगे? क्या वो इमरजेंसी लैंडिंग कर पाएंगे? क्या प्लेन किसी भी वक्त टूट कर गिर जाएगा? आगे क्या हुआ था, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस भयानक कहानी और ऐसी कई और डरावनी कहानियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस भयानक दिन 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स फ्लाइट 243 में सवार थे, जिनमें कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्पकिंस शामिल थे। उन्हें साथ में प्लेन के इस मॉडल बोइंग 737 के साथ 10,000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट का अनुभव था। प्लेन 19 साल पुराना था और अपने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पाइन की एक्सपायरी से लगभग 10 साल दूर था। और उस दिन की शुरुआत में इसने होनोलुलु से हिलो, माउ और काउई के लिए 3 राउंड ट्रिप उड़ानें भरी थी। प्री डिपार्चर इंस्पेक्शन में कुछ भी अजीब नहीं पाया गया था और प्लेन ने हाल ही में 2 अलग अलग ऑफिसर्स द्वारा एक एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव और बोइंग सर्विस बुलेटिन को पास किया था। प्लेन बहुत अच्छी स्थिति में लग रहा था और उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन जब एक पैसेंजर बोर्डिंग कर रही थी और उसने बोर्डिंग ब्रिज के ऊपर झांका तो उसे प्लेन के दरवाजे और ब्रिज हुड के बीच में प्लेन के ढांचे में एक दरार दिखाई दी। उसने किसी भी ग्राउंड या क्रू स्टाफ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि स्टाफ को उसके बारे में पता होगा। फ्लाइट से पहले ही जांच सही तरह से पूरी कर ली गई थी और प्लेन बिना किसी अड़चन के रवाना हो गया था। प्लेन ने उड़ान भरना शुरू किया था और ऊपर जाने लगा, जबकि पैसेंजर्स को अभी भी सीट बेल्ट ऑन करने का साइन दिखाई दे रहा था। जैसे ही पायलट ने लगभग 24,000 फीट पर प्लेन को लेवल करना शुरू किया, तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। तेज हवा के झोंके के बाद तेज आवाजें आने लगी। फर्स्ट ऑफिसर टॉम कमिंस का सिर पीछे की तरफ मुड़ा और उसने कॉकपिट में चारों तरफ तैरते हुए इंसुलेशन फोम जैसे मलबे के टुकड़े देखे। तभी पायलट ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कॉकपिट का एंट्री डोर गायब था, लेकिन जहां फर्स्ट क्लास की छत होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ नीला आकाश दिखाई दे रहा था। फर्स्ट क्लास में पैसेंजर पूरी तरह से डरे हुए थे और अपनी सीटों से चिपके हुए थे। उन्होंने देखा कि प्लेन के बाईं तरफ का एक छोटा सा हिस्सा अचानक से टूट गया था, जिसके कारण केबिन में विस्फोट हो गया था और 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा की वजह से छत फट चुकी थी। हवाई जहाज के अंदर केबिन एयर सिस्टम होते हैं, जो कि प्रेशर, एयर फ्लो और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एक प्लेन आसमान में जितना ऊपर उड़ता है, ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाती है और ठंड बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये सिस्टम ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यात्रियों का फ्लाइट में दम ना घुटे या वो फ्रीज ना हो। जब एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन होता है तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यही वजह है कि एक पैसेंजर प्लेन में ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिर जाते हैं। फ्लाइट 243 में प्लेन के किनारों और छत का 18 फुट का हिस्सा यात्रियों के सिर के ऊपर से हट गया था, साथ ही उनके ऑक्सीजन मास्क भी। शुक्र है कि वो अभी भी अपनी सीटों से बंधे हुए थे, लेकिन केबिन क्रू के जो लोग वहां खड़े थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ भी उनके हाथ आया उसे पकड़ना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से एक ऐसा नहीं कर सका। नंबर 1 फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लैंसिंग प्लेन के बाईं ओर दिखाई देने वाले छेद से तेजी से बाहर निकल गई, जमीन पर गिरने के बावजूद। मिशेल होंडा नंबर 2 फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को चेक करने, उन्हें शांत करने की कोशिश करने के लिए गिरते पड़ते ऑयल तक पहुंचने में कामयाब रही। पायलट्स ने अपने खुद के ऑक्सीजन मास्क लगाए, जबकि कॉकपिट अभी काफी हद तक बरकरार था। उन्होंने जल्दी महसूस किया कि उनके सारे कंट्रोल ढीले हो चुके थे। प्लेन दाएं बाएं लुढ़क रहा था और जल्दी ही गिरने की कगार पर था। होनोलुलु को यह इन्फॉर्म करने के लिए उन्हें माओ के आसपास इमरजेंसी लैंडिंग करने की जरूरत है। टॉमकिंस ने अपने ट्रांसपोंडर को एक इमरजेंसी कोड पर सेट किया, लेकिन कॉकपिट में इतना ज्यादा शोर था कि उनका कोई भी ट्रांसमिशन सुना नहीं जा सकता था। पायलट फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बात नहीं कर सकते थे या एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते थे, और इसलिए हाथ के इशारों का सहारा लेते हुए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करना शुरू किया। बिना समय गंवाए वो तेजी से नीचे जाने लगे और एक पॉइंट पर तो 4100 फीट प्रति मिनट से ज्यादा की स्पीड से नीचे जाने लगे। एक तेज या बेकाबू ड्रॉप से बचने के लिए 10,000 फीट से ऊपर उड़ने वाले पैसेंजर जेट को लगभग 3,000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे उतरना चाहिए, लेकिन फ्लाइट 243 की पहले से बेकाबू स्थिति को देखते हुए उन्हें बस जल्द से जल्द जमीन पर उतरने की जरूरत थी। आखिरकार जैसे ही वो 14,000 फीट से नीचे उतरे तो टॉमकिंस माओ के इमरजेंसी चैनल से संपर्क करने में कामयाब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग के साथ साथ मेडिकल हेल्प के लिए भी कहा, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि बहुत से लोगों को चोटें आई होंगी और कुछ मौतें भी हुई होंगी। माओ ने कहलुई हवाई अड्डे पर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से फर्स्ट क्लास के यात्रियों का दम घुटना शुरू हो गया था। जब वो 10,000 फीट से नीचे उतरे तो कैप्टन शॉनस्टाइमर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से प्लेन को स्लो कर दिया। इस ऊंचाई पर वो कम से कम सांस तो ले सकते थे और धीरे धीरे प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। जैसे प्लेन 170 नॉट्स तक धीमा हो गया, जो कि लगभग 195 मील प्रति घंटे है, उसने देखा कि प्लेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। 130 नॉट्स पर लैंड करने के लिए उसे लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन की स्पीड को कम करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो या तो स्लो हो सकता था और फ्लाइट में प्लेन का कंट्रोल खोने
का जोखिम उठा सकता था या इसे रनवे पर ले जाकर सुपर क्विक लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने का जोखिम उठा सकता था। ये 170 नॉट्स की खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उसने टॉम्किंस को लैंडिंग गियर नीचे करने के लिए कहा। हरे रंग की मेन गियर लाइट चमक रही थी, लेकिन एक एक्सटेंशन लाइट लाल थी। नोज गियर नीचे नहीं था। उन्होंने इसे ड्रॉप करने के लिए कंप्यूटर को मैनुअल रूप से ओवरराइड किया, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई। उन्होंने एक बार और कोशिश की और ओवरराइड हैंडल को नीचे खींच लिया, लेकिन लाइट फिर भी चालू नहीं हुई। व्यूअर जो उन्हें ये देखने में मदद कर सकता था कि क्या ये नीचे था, ब्लॉक हो चुका था, इसलिए कैप्टन ने इसे अनब्लॉक करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत लैंडिंग करने का इरादा किया और वो गलत होगा और फ्रंट लैंडिंग गियर सच में नीचे ही होगा, तो वो प्लेन के फ्रंट को बनाए रखने के लिए लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे से टकराएंगे। ये डेफिनेटली क्रैश होगा। उनके पास प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शुक्र है कि लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट खराब हो गई थी। नोज गियर सच में नीचे था और एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन के 13 मिनट बाद शॉन स्टाइमर और टॉम्किंस रनवे से टकराए और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। कहलुई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी सर्विसेज को जिस चीज से सामना करना पड़ा उसे देखकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। प्लेन एक सार्डिन के कैन की तरह खुल चुका था। 89 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 65 घायल हो गए थे, जिनमें से एक क्लेराबेल लांसिंग की मौत हो चुकी थी और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्लेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। यार, जहां तक मुझे पता है इन पैसेंजर्स प्लेन्स को कन्वर्टिबल में बदलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो फिर क्या गड़बड़ी हुई होगी। एक प्लेन के ढांचे की स्किन की मोटाई आमतौर पर लगभग 2.5 मिलीमीटर मोटी होती है, जो लगभग 2 क्रेडिट कार्ड की मोटाई के बराबर होती है। ये शीट मेटल से बनी होती है जो बोइंग 737 पर लगभग 4 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े पैनल में बनाए गए थे। जोड़ने के लिए किनारों में छेद ड्रिल किए जाते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है इन ओवरलैप्ड जॉइंट्स पर स्किन कमजोर होती है। जहां इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि शुरुआत में छेद दिखाई दिया था, फिर उन्होंने उस पैसेंजर से बात की जिसने दावा किया था कि उसने टेक ऑफ से पहले ढांचे में एक दरार देखी थी। उसने ठीक उसी तरफ इशारा किया था जहां एक्सपर्ट्स को लगा कि ओरिजिनल छेद पहले दिखाई दिया था। इससे पहले कि तेज हवाओं ने छत के बाकी हिस्से को फाड़ दिया, तो कैसे एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग इंस्पेक्टर इस दरार को देखने से चूक गए। ये पता चला कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुराने बोइंग विमानों के निरीक्षण की लागत को कम रखने के लिए ढांचे के सिर्फ 2 सबसे खास जॉइंट्स को चेक करना जरूरी कर दिया था। बाकी दूसरे जॉइंट्स की जांच करने की जिम्मेदारी एयरलाइन की थी। ये प्लेन 35,496 घंटे या 4 साल से एक नमकीन जंग से सड़ाने वाले समुद्री एनवायरनमेंट पर उड़ान भर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अलोहा एयरलाइंस ने इसके हर एक जॉइंट का इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं समझा। मेंटेनेंस में की गई इस लापरवाही की वजह से फ्लाइट 243 का ये भयानक हश्र हुआ। रखरखाव के नियमों को इतना ज्यादा नजरअंदाज किया गया था कि अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसीज ने अपने सिस्टम्स में मौजूद सभी पुराने प्लेन्स के इंस्पेक्शन प्रोसेस को बदल दिया। एयरवर्दीनेस इंश्योरेंस टास्क फोर्स बनाया गया था, मैंडेटरी कोरोशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाए गए और अगर किसी एक प्लेन में कोई भी खराबी पाई जाती तो पूरे बेड़े को री इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा काम था जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन क्लाराबेल लैंसिंग के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस की बात है कि उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता था अगर क्रू मेंबर्स ने हिम्मत ना दिखाई होती। तो भाई सही मायनों में असली हीरो तो वही साबित हुए, लेकिन खराब रखरखाव के कारण इतने डरावने हालात से गुजरने वाले वो आखिरी क्रू मेंबर्स नहीं थे। इससे पहले कि हम एक और अद्भुत कहानी पर नजर डालें जो कि मेरी राय में और ज्यादा चौंकाने वाली है, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। हो गया? चलिए तो तैयार हो जाइए अगली कहानी के लिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390। दोस्तों, 81 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट ने 10 जून 1990 को बर्मिंघम से मलागा के लिए उड़ान भरी। ये प्लेन BAC 111 था, जो को पायलट एलिस्टर एडसन और कैप्टन टिमोथी लैंकेस्टर अनुभवी पायलट थे, जिनके पास BA 111 को उड़ाने का लगभग 2200 घंटे का एक्सपीरियंस था और टेक ऑफ के दौरान उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी। उन्होंने 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपने बेल्ट ढीले कर दिए और केबिन क्रू से कहा कि वो मील सर्विस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उड़ान के 27 मिनट के बाद एयर स्टीवर्ड निगेल ऑक्टेन कॉकपिट में पहुंचे और पायलट से पूछा कि वो नाश्ते में क्या लेना चाहेंगे, लेकिन तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के एक हैरत अंगेज चीज हो गई। तेजी से हुए डिकम्प्रेशन के कारण बाईं तरफ के 2 कॉकपिट विंडस्क्रीन पैनल अचानक उड़ गए, जिसने प्लेन को हिला कर रख दिया। कैप्टन लैंकेस्टर समेत हर वो चीज जो बंधी हुई नहीं थी उड़कर कॉकपिट के बाहर जा चुकी थी। उनके पैर कंट्रोल कॉलम में फंस गए और उनका शरीर हवा में बाहर की तरफ लटक गया। विस्फोट की वजह से कॉकपिट का दरवाजा टूटकर सेंटर कंसोल पर आ गिरा था, जिससे जरूरी उपकरण ब्लॉक हो गए थे क्योंकि कैप्टन के पैरों से कंट्रोल कॉलम आगे खिसक गया था। प्लेन का ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया था और प्लेन नोज डाइव में चला गया था। एक पल भी गवाए बिना कप्तान को पूरी तरह से बाहर जाने से बचाने के लिए एयर स्टीवर्ड ऑक्टेन आगे बढ़े और उनकी कमर को पकड़ लिया। जैसे ही दबाव बराबर हो गया, हवा तेजी से वापस अंदर आने लगी, जिससे कॉकपिट में मलबे का एक बाउंडर आ गया, जिसने कैप्टन लैंकेस्टर को प्लेन के ढांचे के ऊपर फंसा दिया। ऑक्टेन ने
ने कैप्टन की जान बचाने के लिए उन्हें कसकर पकड़ रखा था, लेकिन को पायलट एटिसन जरूरी कंट्रोल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे ही प्लेन नीचे उतर रहा था, उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल की, लेकिन तेज हवा के चलते वो ये नहीं बता सके कि ऑपरेटर्स ने उनको सुना भी या नहीं। देश के थोड़े हलचल भरे हवाई इलाके से गुजरते हुए प्लेन नीचे गिरने लगा। 2 और फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में जैसे तैसे पहुंचे और कैप्टन को पकड़ लिया और जरूरी सिस्टम्स को अनब्लॉक करने के लिए दरवाजे को लात मारकर हटाने की कोशिश की। इस समय तक ऑक्टेन ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा था और 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बेहद तेज ठंडी हवाओं से वो सुन्न पड़ चुका था और यह महसूस कर रहा था कि उसके हाथ कटने वाले हैं। वो अब कप्तान को पकड़ नहीं पा रहा था, तो 2 और एयर स्टीवर्ड ने कप्तान के पैरों को पकड़ लिया। जैसे उन्होंने ऐसा किया, को पायलट ने एक बार फिर से प्लेन की कमान संभाली और स्लो स्पीड से लैंड करने में कामयाब रहे। कैप्टन लैंगस्टर का शरीर प्लेन के बाईं ओर खिसकने लगा, जिससे उनका चेहरा खिड़की से चिपक गया। कॉकपिट के अंदर मौजूद सब लोगों का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं सकेंगे। उन्होंने कैप्टन के शरीर को छोड़ने के बारे में बात की, लेकिन ऑक्टेन ने जोरदार इनकार के साथ इस बात को तुरंत खारिज कर दिया। वो इंजन में भी फंस सकता था, जिससे पूरा प्लेन नीचे आ सकता था। इसके बाद एटिसन ने इस 2 पायलट जेट को अपने आप नीचे ले जाने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। उनके चार्ट और चेकलिस्ट भी कॉकपिट से बाहर उड़ चुके थे और मामला इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता था। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिसने उसे साउथहैम्पटन हवाई अड्डे पहुंचने के लिए निर्देश दिए, एक ऐसा हवाई अड्डा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अपने चार्ट चेकलिस्ट या कप्तान के बिना अकेले कंट्रोलर पर भरोसा करते हुए वो प्लेन को नीचे ले गया और किसी तरह एक सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। अपनी आंखों के सामने अपनी जान को खतरे में पड़ते देखने के बावजूद सारे 81 पैसेंजर्स बिना कोई चोट लगे सेफली प्लेन से उतर गए। लेकिन कैप्टन लैंगस्टर के लिए ये इतनी खुशी की बात नहीं थी। वो 20 मिनट के लिए -1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जितने कम टेम्परेचर में प्लेन के बाहर लटके हुए थे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और फिर भी जैसे ही पैरामेडिक्स ने उन्हें वहां से हटाया, उन्होंने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा थे। अपने भयानक अनुभव के बावजूद उन्हें सिर्फ सर्दी, कुछ चोट के निशान और कुछ मामूली फ्रैक्चर हुए थे। अस्पताल में कुछ समय तक रहने के बाद वो 5 महीने के बाद ही काम पर वापस लौट आए। यार, ये तो एक करिश्मा था। अब मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन यार मुझे पूरा यकीन है कि जेट प्लेन की विंडस्क्रीन इस तरह से नहीं टूट सकती। तो आखिर हुआ क्या था? वेल, गहराई से जांच करने पर यह पता चला कि उस भयानक उड़ान से कुछ दिन पहले ही प्लेन की रूटीन सर्विस की गई थी। रिपेयर की जाने वाली चीजों की लिस्ट में कैप्टन की साइड की एक नई विंडस्क्रीन भी थी। शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर ने खुद इस काम को करने का फैसला किया। उसे आखिरी बार इसे बदले हुए कुछ साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने प्लेन के मैनुअल में इसके प्रोसीजर को नहीं देखा। विंडस्क्रीन को सुरक्षित रखने वाले सभी 90 बोल्ट्स को हटाने के बाद उसने देखा कि वो थोड़े खराब हो चुके थे, इसलिए उसने उन्हें भी बदलने का फैसला किया। उसने जिन पुर्जों का इस्तेमाल किया वो 0.02 इंच पतले थे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम पैदा करने के लिए काफी था। जैसा कि उसे जल्दी एहसास हुआ, काम की जांच किए बिना प्लेन को अपनी अगली यात्रा फ्लाइट 5390 के लिए भेज दिया। एक बार हवा में जाने के बाद दबाव ने उन छोटे बोल्ट्स को उनके क्षेत्र से बाहर कर दिया, जिससे विंडस्क्रीन टूट गई और कप्तान को लगभग अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी तरह काम टाइम पर पूरा करने के कल्चर की भी उपज थी। इस सिस्टम में सेफ्टी को ताक पर रखकर जल्दबाजी में फैसले लेने की एक प्रथा बन चुकी थी। जांच के नतीजों की वजह से ब्रिटिश एयरवेज के मेंटेनेंस इंजीनियर्स के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। शिफ्ट मैनेजर को अब अपने खुद के काम को सेल्फ सर्टिफाई करने की इजाजत नहीं थी। इंजीनियर्स को समय समय पर रीट्रेनिंग लेना जरूरी था और सभी को कुछ सालों में अपनी क्वालिफिकेशन को फिर से सर्टिफाई कराना जरूरी कर दिया गया था। ऐसा करने से किन्हीं भी अपनाई हुई खतरनाक आदतों को तुरंत छोड़ दिया गया और सभी पायलट ये जानकर सुरक्षित महसूस करने लगे कि अब से वे अपने प्लेन के ऊपर बैठकर उड़ने के बजाय उसके अंदर ही उड़ान भरेंगे। डेल्टा फ्लाइट 1425। दोस्तों, विस्फोटक या तेज डिकम्प्रेशन के अलावा भी और कई चीजें हैं जो पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर कर सकती हैं। 8 जून 2019 को डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1425 ने अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जो कि 148 यात्रियों को लेकर बाल्टीमोर जा रही थी। डेल्टा के मैकडोनेल डगलस MD-88 प्लेन पर 1.5 घंटे की ये डेली फ्लाइट आमतौर पर शांति होती थी, पर आज नहीं। उड़ान भरने की कुछ ही देर के बाद कई यात्रियों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। पहले तो उनको लगा कि ये टर्बुलेंस हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी। ये धुआं था, सिगरेट से निकलने वाले धुएं की स्मेल की तरह नहीं, बल्कि जलते हुए मेटल से आने वाली डरावनी स्मेल की तरह, और धुआं धीरे धीरे केबिन में भरने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी यात्रियों को जल्दी से शांत किया और कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया। तभी प्लेन की स्पीड अचानक स्लो हो गई, वो गर्म होने लगा और एयर सर्कुलेशन बंद हो गई। और तभी लोगान वेब नाम के एक पैसेंजर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसे ये दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं कि इंजन में खतरनाक तरीके से नाचने वाली वो चीज क्या है?
वो इंजन का नोज कोन है। ये फ्लाइट के बीच में प्लेन के इंजन के मेन शाफ्ट से अलग हो गया और अब ये पंखे की ब्लेड से टकरा रहा था और बीच में वो जलती हुई लाल चीज भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया। शुक्र है कि प्लेन ने नॉर्थ कैरोलिना के रैली में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ और उन सभी को सुरक्षित रूप से दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया गया। एयरलाइन ने शुरुआत में कहा था कि इंजन में होने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। छोटी सी प्रॉब्लम? वेल, मैं कोई पायलट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फ्लाइट के बीच में नोज कोन को इस तरह से अलग होते हुए देखना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहरहाल, एविएशन एक्सपर्ट जॉन कॉक्स ने कहा कि प्लेन बहुत खतरे में नहीं था क्योंकि सभी हवाई जहाज एक इंजन के साथ भी काम कर सकते हैं। डेल्टा ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि ये कैसे हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो 2020 तक अपने बेड़े से सभी MD-88 को हटाने का प्लान बना रहे थे। भाई, मैं तो समझ गया कि क्यों। फ्लाईबी फ्लाइट 1284। दोस्तों, सैकड़ों दूसरे यात्रियों के साथ एक बड़े पैसेंजर जेट में ऊबड़ खाबड़ लैंडिंग करना बहुत ही भयानक लगता है, लेकिन छोटे प्लेन पर यह और भी डरावना लगता है। और जो कोई भी फरवरी 23, 2017 को फ्लाईबी फ्लाइट 1284 में सवार था, वो शायद इस बात से सहमत होगा कि ये प्लेन एक -8 टर्बो प्रॉप पावर्ड हवाई जहाज था जिसने स्कॉटलैंड के एडिनबरा से उड़ान भरी थी और एम्स्टर्डम के शिफोल के रास्ते में था। तो ये कोई ऐसा जेट नहीं था जिसका नोज कोन अलग होकर गिर जाता, लेकिन इस फ्लाइट में ये प्रॉब्लम नहीं थी। खराब मौसम के कारण उड़ान भरने में 90 मिनट की देरी के बाद प्लेन और उसके 59 यात्रियों और क्रू के 6 मेंबर्स को आखिरकार रनवे दिखाई दिया, लेकिन ये एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ राइड थी। क्या आपने वो देखा? प्लेन के नीचे उतरते ही दाईं तरफ का लैंडिंग गियर नीचे गिर गया। ओह, वो पैसेंजर कितने लकी थे कि रनवे से टकराने के बाद भी और ढांचे से निकलकर भी वो ब्लेड नहीं टूटा। शुक्र है चालक दल सहित किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन एयरपोर्ट ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। डच सेफ्टी बोर्ड को इस ब्रेकडाउन की तह तक जाने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया और उन्होंने लगभग 50 पेज लंबी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिलीज की। ये पता चला कि एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था जो कि खराब था, जिसके बारे में पता नहीं चला था, और मेन लैंडिंग गियर योक में भी थोड़ी सी खराबी थी। ये पहियों से जुड़ा एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब पहली बार इस प्लेन को बनाया गया था ये समस्या तब से मौजूद थी। इसे बस अनदेखा कर दिया गया था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब प्लेन नीचे आया तो मेन लैंडिंग गियर ब्रैकेट बहुत ज्यादा मुड़ गया था और ये फॉल्टी सेंसर और शिफोल में ऊबड़ खाबड़ स्थितियों के कारण टूट गया। शुक्र है कि इस वजह से सिर्फ थोड़ी तिरछी लैंडिंग हुई। भाई, मेरी राय में तो कोई भी लैंडिंग जिससे आप बाहर निकल सकते हैं एक अच्छी लैंडिंग कहलाती है। स्प्लैश लैंडिंग। दोस्तों, एक पैसेंजर जेट में जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि जब आप हवा में पानी के ऊपर एक पुराने वारप्लेन में होते हैं तो इंजन का फेल होना बहुत ज्यादा डरावना हो सकता है। अप्रैल 2021 में फ्लोरिडा का कोको बीच एयर शो अपने पूरे शबाब पर था। पास के पैट्रिक स्पेस फोर्स बेस से हर सदी के सैकड़ों प्लेन उड़ान भर रहे थे, जिसे समुद्र तट पर मौजूद हजारों दर्शक देख रहे थे। लेकिन जब एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक TBM एवेंजर ने ऊपर की तरफ उड़ान भरना शुरू किया तो कुछ सही नहीं लग रहा था। सिंगल इंजन वाले प्लेन के इकलौते इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिससे वो पानी में क्रैश हो गया। गनीमत रही कि लैंडिंग किनारे पर हुई थी, इसलिए पायलट के डूबने का कोई खतरा नहीं था। चमत्कारिक रूप से पानी में मौजूद कोई भी बंदा मरा नहीं। लकीली वो प्लेन से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन इतना लकी नहीं था। इसे रेत से हटा दिया गया और वापस बेस पर ले जाया गया, जिसे विशेषज्ञों का मानना है कि इसे ठीक करने में सालों लगेंगे। यार, मुझसे पूछो तो पायलट से भला प्लेन है। एक अवैध लैंडिंग। दोस्तों, सिर्फ इंजन की समस्या की वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। जुलाई 2020 में दोस्तों का एक ग्रुप मैक्सिको स्टेट क्विटाना रू में पॉल्यूप के आसपास से गुजर रहा था जब उन्होंने अपने ऊपर एक अजीब आवाज सुनी। क्या ये हेलीकॉप्टर था या गोलाबारी हो रही थी? आखिर ऊपर चल क्या रहा था? ये अच्छी बात है कि उन्होंने कैमरा को तैयार रखा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी विश्वास होगा कि उन्होंने आगे क्या देखा अगर उन्होंने फुटेज नहीं देखा होता। जैसे ही वो हवाई पर मुड़े, उन्हें अचानक ये अजीब नजारा दिखाई दिया। उनके आगे हवाई के बीच में एक प्राइवेट प्लेन में आग लगी हुई थी। घटनास्थल से मिली खबरों के मुताबिक हेलीकॉप्टर पहले से ही उस प्लेन पर फायरिंग कर रहा था, जिस पर उन्हें नशीली दवाइयां ले जाने का शक था। यही तो वजह थी जिसने इसे इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया था। जब प्लेन हवाई पर उतरा तो उसमें सवार लोगों ने तुरंत उसमें आग लगा दी और एक गुजरते हुए ट्रक में सवार होकर भाग गए। मैक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने बाद में यह दावा किया कि उन्होंने उस ट्रक को बरामद कर लिया और उसके अंदर और आसपास 200 किलो से ज्यादा नशीला पाउडर बिखरा हुआ पाया गया, जिसकी कीमत $60 मिलियन थी। वाह,
इतना कुछ पीछे छोड़ने से पता चलता है कि ये लोग वो आगे बहुत जल्दी में रहे होंगे। लेकिन वो प्लेन में आग क्यों लगाना चाहेंगे? क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, या शायद वो किसी सबूत को जला रहे थे? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। छोटा प्लेन बड़ा हाईवे। दोस्तों, जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप नहीं देखना चाहते, जैसे रोड वॉक अहेड का साइन, या फिर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दूसरे ट्रक को पार करने की कोशिश कर रहा है, या एक प्लेन चलते हुए ट्रैफिक में उतरने की कोशिश कर रहा है। क्या था वो लास्ट वाला? अप्रैल 2020 में कनाडा के क्यूबेक में भीड़ भाड़ वाले हाईवे 40 पर ड्राइविंग करते समय मैथ्यू लेक्लर ने एक हल्के प्लेन को अपने ऊपर जमीन के करीब खतरनाक रूप से उड़ते हुए देखा। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन आगे जो हुआ उनको उसकी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, चलते हुए ट्रैफिक के बीच में प्लेन अचानक से नीचे उतर गया। क्या ये पायलट अपना चश्मा लगाना भूल गया था और हाईवे को लैंडिंग स्ट्रिप समझ बैठा? वेल, ये पता चला कि इस छोटे से प्लेन के पायलट ने पास के हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी कि उसके इंजन में कुछ ऐसी परेशानी होने लगी। उसने लौटने की कोशिश की, लेकिन स्थिति जल्द ही खराब हो गई। जब उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया तो उस आदमी ने उसे नीचे हाईवे पर उतरने को कहा। इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया और शुक्र है कोई घायल नहीं हुआ। अगर वो हाईवे की दूसरी तरफ उतरता तो शायद एक अलग ही कहानी होती। वेल दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगर आप पहले नहीं डरते थे तो अब आप प्लेन में सफर करने से जरूर डरेंगे। तो इनमें से कौन सी इमरजेंसी लैंडिंग आपको सबसे ज्यादा ड्रामेटिक लगी, और क्या आपने कभी किसी ऐसी लैंडिंग का सामना किया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।